Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. ओके, इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट डाइपोल और हमने डाइपोल के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. मतलब डाइपोल के खुद की जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो हम स्टडी कर चुके हैं. अब डाइपोल होता क्या है? जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन हो, है ना, कुछ सेपरेशन का होना जरूरी है, दैट इज नोन एज डाइपोल. अब उस डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस आसपास के एरिया में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब हम हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. तो हमने दो स्पेशल केसेस किए थे जहां पर हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो होती है उसकी एक्सिस यानी कि एक्सियल लाइन, और दूसरा होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इक्वेटोरियल प्लेन को बना देना. बिल्कुल मिड वे में एक ये प्लेन होगा जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. तो अगर हमारा जो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, या तो वो एक्सियल लाइन पर लाई करता हो या फिर वो इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करता हो, तो इन दोनों सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, जो कि हम देख चुके हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा. ओके, और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. अब आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, डाइपोल से रिलेटेड बस एक टॉपिक ये रह गया है कि अगर हम उस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, यानी कि डाइपोल के खुद के फील्ड के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे. जो डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पहली बात तो ये कि हम किसके अंदर बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डाइपोल की बात करने वाले हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं. हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग होता है सेम या फिर कांस्टेंट, राइट. तो क्या चीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर किसी स्पेस में सेम है तो हम कहेंगे कि वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल, स्ट्रेट एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंट. ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी डिस्टेंट है. अगर हम ये स्पेस देखें तो ये सेम होना चाहिए. सो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वो मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होगा और डायरेक्शन होगी यही, लेफ्ट से राइट, या फिर आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी कह सकते हैं इसे, कुछ भी, इसकी डायरेक्शन सेम होगी. ओके, अब हमें एक और चीज पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है. क्या एक्ट करता है? फोर्स. क्योंकि एक चार्ज को हमने कहां रखा है? फील्ड के अंदर रखा है. वो फोर्स कितना होता है? चार्ज टाइम्स ऑफ फील्ड, यानी कि Q मल्टीप्लाइड बाय E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. वो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाए यानी कि -Q, ठीक है, नाउ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना वो होता है ऑपोजिट टू द फील्ड. फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव है. ठीक है, तो माइनस का Q मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E से. सो दिस नेगेटिव साइन जो कि चार्ज की वजह से आया है वो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो हम आज का टॉपिक करने वाले हैं उसके लिए. ठीक है, सो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. अगर हम डाइपोल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डाइपोल, तो डाइपोल हमने जैसा कि कहा इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए. दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. मिड पॉइंट को हम O कंसिडर कर लेते हैं, ऑरिजिन, या फिर ठीक है O, पॉइंट O मान लिया. अब यहां पर जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं 2a. ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच के इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं 2a, यानी कि a किसके इक्वल है? दिस हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ. इस डाइपोल लेंथ का आधा जो है वो क्या है? a. दिस इज a, दिस इज ऑल्सो a. अब यहां पर हमने एक
अलग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होती है वो? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए हमें करना क्या होता है? चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है ना। चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ के साथ में, यानी कि q इंटू में 2a। ओके, और ये किसी डायरेक्शन में तो होगा, लेट से p कैप, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, यानी कि विदाउट वेक्टर, सिर्फ p, इसकी बात अगर हम करें तो वो कितना हो जाएगा? q मल्टीप्लाइड बाई 2a। ये जो चीज है इसका मैग्नीट्यूड है, किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आई होप आपको क्लियर है ये चीजें, क्योंकि ये बेसिक्स है जो हमें रिक्वायर्ड है आज के इस लेक्चर को समझने के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, सो अभी हमें पता है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो हम देख सकते हैं ये क्या चीज है? डाइपोल है। दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। वो आप देख सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज 2a। ओके, अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? फील्ड की ही डायरेक्शन में। दिस डायरेक्शन इज ऑफ फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? Q टाइम्स ऑफ E वेक्टर, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सिमिलरली यहां पर जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा? चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज नेगेटिव है, माइनस Q है, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम देख सकते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। ऑलराइट, so now if I ask you what is net force on this dipole, what is net force on this dipole? अब ये एक ही सिस्टम है, देखिए इसके ऊपर QE फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और माइनस QE फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप ऐड करते हैं QE वेक्टर प्लस करूंगा अब ऐड करने वाला हूं ये नेगेटिव वाला फोर्स, यानी कि माइनस QE वेक्टर। सीधी सी बात है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐड होकर हमें रिजल्ट क्या देंगे? 0। यानी कि नेट फोर्स इस डाइपोल पर कितना एक्ट करने वाला है? 0। ऑब्वियसली अब ये 0 क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो हो सकता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो, है ना। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा। सो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल भी नहीं होंगे और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में हमारा जो नेट फोर्स होता है वो 0 ही होगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियर है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। ऑब्वियसली एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सो नेट फोर्स इज 0। बट हम देख सकते हैं कि अगर ये डाइपोल है, इफ दिस इज डाइपोल, इसके ऊपर एक फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, तो वैसे घुमाने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? घुमाने की, है ना। क्योंकि जो फोर्सेस हैं ये सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे। ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर और ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अगर हम इन पॉइंट को समहाउ मिला दें, मर्ज कर दें, तब तो ये फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करेंगे, सही बात है, और वो घुमा भी नहीं सकते, वो कपल नहीं बनेगा। लेकिन इस सिचुएशन में फोर्स जो है एक्ट कर रहा है एट डिफरेंट पॉइंट। तो आई कैन राइट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल। डाइपोल के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 है, बट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहा है। सो यही रीजन है कि नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन फिर भी ये बॉडी शांत नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी, ये क्या करेगी? घूमने की कोशिश करेगी। ओके, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ट्रांसलेट नहीं हो रही है। ट्रांसलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है,
और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं डाइपोल पर, बट वो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट बी पर है, एक फोर्स है पॉइंट ए पर, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है। दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। देखिए ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, अगर ये डिस्टेंस ना हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ना हो, तब हम कह सकते हैं कि कोई टॉर्क भी नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा और फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टॉर्क। क्योंकि हम फोर्स के बारे में तो देखो समझ गए हैं कि फोर्स तो जीरो होगा, दैट मीन्स आई कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बट जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो नहीं होगा, और वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब टॉर्क क्या होता है, याद करिए आपने टॉर्क पढ़ा है क्लास 11th में, है ना, तो वही फॉर्मूला रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला तो नहीं बदल जाएगा। टॉर्क कब बनता है, जब दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे होते हैं सेम बॉडी के, ठीक है, और वो इक्वल और ऑपोजिट अगर फोर्स है, जरूरी नहीं है कि इक्वल और ऑपोजिट हमेशा हो, बट इस सिचुएशन में तो वो देखो है, ठीक है। सो जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होते हैं, यानी कि जब नेट फोर्स जीरो हो लेकिन वो टॉर्क बना रहा है, सो उस टाइम पर जो टॉर्क होता है ना वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहां पर कहीं ओरिजिन होगा यानी कि मिड पॉइंट, उस पर डिपेंड नहीं करता है वो टॉर्क। ओके, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑलराइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस या फिर जो सेपरेशन है। आप ये देखिए कि ये जो फोर्स है वो देखो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की लाइन देखिए, लाइन ऑफ फोर्स, और ये जो फोर्स है मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। अगर आप इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो वो ये है, क्या है, B से लेकर N, ठीक है। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई फोर्स विद दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN। ओके, अब जो फोर्स है वो कितना है, यहां पर देखो QE, यहां पर भी देखो QE, सिर्फ नेगेटिव साइन का ही तो डिफरेंस है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें यूज करना है, तो QE, ठीक है। QE क्या हो गया, फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यानी कि BN। क्लियर है यहां तक आपको, हमें फोर्स को BN से मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम एक जनरल केस कर रहे हैं। सो ये जो डाइपोल है वो किसी भी एंगल पर हो सकता है, राइट। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो डाइपोल बिल्कुल इसके पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। हमने एक जनरल केस कंसिडर किया जब वो डाइपोल किसी एंगल थीटा पर अलाइंड है। दिस एंगल हेयर इज थीटा, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ओके, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ऑब्वियसली, सो एंगल सेम ही होगा थीटा। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, इन ट्राइंगल ABN, अब इस ट्राइंगल में मुझे ये पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है ये हाइपोटेन्यूज बनती है, ये क्या है, 2A के इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर मुझे चाहिए BN। तो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कोई रिलेशन होता है, ऑब्वियसली होता है। क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, इस एंगल का साइन। ट्रिग्नोमेट्री हम यहां पर यूज कर सकते हैं। सो आई विल राइट परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BN, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB, क्लियर है, इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। ओके, BN मुझे पता करना है, BN कितना है, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ BN। AB अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2A, ओके, ये डाइपोल की लेंथ है। सो ये जो AB है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2A, साइन थीटा ऑलरेडी वहां है, सो इट विल बिकम 2A साइन थीटा, क्या, BN। हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया और ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं। सो इट विल बिकम QE मल्टीप्लाई हो रहा है 2A साइन थीटा, क्लियर है। QE मल्टीप्लाई हो रहा है 2A साइन थीटा से, यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस,
अब हमें पता है कि चार्ज है Q, 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, और अगर चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर दें डाइपोल की लेंथ से तो वो क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट। अभी अभी हमने लास्ट पेज पर देखा है, ओके। हेयर हमें पता है डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। सो वही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। सो दिस चार्ज एंड दिस लेंथ 2a, ये क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट P के इक्वल हो जाएगा। ये पार्ट हो गया P, बचा क्या E, और क्या बचा साइन थीटा, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड यहां पर है और साथ में लगा है साइन थीटा। तो साइन थीटा कब आता है, साइन थीटा आता है जब हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, राइट। सो आई कैन राइट, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्म में कि टॉर्क कितना होगा मैग्नीट्यूड में, P E साइन थीटा। P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा मींस साइन लेना है उस एंगल का जिस एंगल पर डाइपोल इंक्लाइंड है विद व्हाट, आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो ये चीज तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है टॉर्क को, नाउ दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, आई विल राइट इट एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ओके। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हम देख सकते हैं। साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कॉस थीटा अगर यहां होता तो हम मान लेते कि डॉट प्रोडक्ट करना है, बट ऑब्वियसली यहां पर साइन थीटा है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर करना होगा। सो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखते हैं टॉर्क को, तो दैट इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। आपको क्लियर होगा, आई होप। ये चीज कोई ज्यादा लंबी डेरिवेशन नहीं है, बस हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, हमने जैसा स्टार्टिंग में ही कह दिया था। वो कितना होगा, P E साइन थीटा। डायरेक्शन अगर आपको जाननी है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है, और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर P क्रॉस E। वेक्टर P से E हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होगा एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे कोई पूछता है टॉर्क किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर P को आप E से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, और इनवर्ड जो होगा वो होगा टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर ये घूमता है, अगर ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड्स। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर अंदर की तरफ है उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर निकल रहा है उसे डॉट से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट, ओके। तो आई होप आपको क्लियर है टॉर्क की डायरेक्शन आपको कैसे निकालनी है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि दिस वेक्टर इज इन दिस, दोनों अगर एक्स वाई प्लेन में है, ओके, तो किस डायरेक्शन में होगा टॉर्क, तो वो ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अब वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम करते हैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट, ओके। स्पेशल केसेस, अब बात करते हैं कि अगर दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा अगर जीरो है, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम मान रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ओके। नाउ दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस Q, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ओके। मुझे तो 0 डिग्री पर दिखाना है, सो बिकॉज थीटा इज 0, this is negative charge and this is positive charge Q separated by distance 2a। ये जो डिस्टेंस है ये 2a के इक्वल है, ऑल राइट। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन अगर हमसे कोई पूछता है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज P वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी गई है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल इज 0 डिग्री।
नाउ इन दिस सिचुएशन अब आपको क्या लगता है कि क्या डाइपोल के ऊपर, ऑब्वियसली डाइपोल पर नेट फोर्स तो जीरो ही है, दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। एंड सिमिलरली हम अगर टॉर्क को भी देखते हैं तो टॉर्क भी यहां पर कितना होगा, जीरो के इक्वल आएगा, दैट मीन्स नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अभी अभी हमने देखा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और फिर आ जाता है साइन थीटा, ठीक है। एन कैप डायरेक्शन हम लगा देते हैं, एन कैप इज जस्ट टू शो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर थीटा ही जीरो है, आपका साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सो इट विल बिकम जीरो। अगर आपका थीटा यानी कि एंगल 0 डिग्री है, सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी जीरो, तो आपका नेट टॉर्क जीरो ही आने वाला है अगर हम सॉल्व करके देखते हैं। सो अब इस सिचुएशन में आपका नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। सो ये क्या कंडीशन होती है, आपको याद होगा कि अगर नेट फोर्स जीरो हो किसी भी सिचुएशन में, सो दैट मीन्स वो पार्टिकल या फिर वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होता है, वो हमें पता है अगर नेट फोर्स जीरो हो तो। लेकिन यहाँ पर नेट टॉर्क भी जीरो है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर हम इसका क्या मीनिंग समझ सकते हैं, देखिए जब नेट फोर्स जीरो होता है ना, जब नेट फोर्स जीरो है किसी पार्टिकल पर, तो वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स के जीरो होने का मतलब होता है समथिंग इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वो जो चीज है, वो पार्टिकल या वो सिस्टम, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अब हमें पता है कि डाइपोल क्या करेगा, ट्रांसलेट तो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि डाइपोल यहां ऐसे रखा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे चला गया, नहीं, तो ट्रांसलेट तो वो नहीं कर सकता, ट्रांसलेट तो वो यहां पर भी नहीं कर सकता था। इस सिचुएशन में भी डाइपोल ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा, डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर सकता है। सो रोटेट वो कर सकता है, लेकिन रोटेट कब करेगा, जब टॉर्क होगा। लेकिन इस सिचुएशन में तो डाइपोल पर टॉर्क भी जीरो है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क जीरो होने का मीनिंग है कि वो जो सिस्टम है दैट इज इन रोटेशनल भी वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। ओके, यानी कि ना ही तो वो ट्रांसलेट कर सकती है बिकॉज वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और ना ही वो रोटेट कर सकती है क्योंकि वो रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब थीटा क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। ओके, ट्रांसलेशनली भी रोटेशनली भी वो इक्विलिब्रियम में है। अब आपको हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम भी 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता था कि अगर हम उस बॉडी को डिस्टर्ब कर दें, अब देखिए ये है हमारा डाइपोल, तो ये है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करें, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो अगर ये वापस उसी पोजीशन पर आना चाहे, दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया और ये डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में ही घूम गया, सो दैट मीन्स वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर हम क्या करते हैं, हमने इसको डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ किया और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है, जैसा रखा वैसा ही रह गया वो, ठीक है। जैसा हमने उसको डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टर्ब पोजीशन में ही एज इट इज सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है इस सिचुएशन में कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। अब हमें ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम में तो है ना, लेकिन कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये चीज हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक यूज करते हैं। देखिए क्या होगा अगर ये हमने डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं विद डिफरेंट कलर अगेन। अगर हम इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज यहां, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फोर्स है
ये फोर्स और ये फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स को वापस लाने की कोशिश करेगा। यानी कि हमने इसको क्या किया था, डिस्टर्ब किया था, बट जो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो उसे वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इक्विलिब्रियम इज, ये जो थीटा इक्वल टू 0 हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनली भी वो इक्विलिब्रियम में है, बट दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है अगर ये हमसे पूछा जाए, सो वी विल से कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो बॉडी वापस उस पोजीशन में आना चाहती है। अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहती है, दैट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको क्लियर है इस सिचुएशन के बारे में। हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर थीटा 0 है, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 है, सो उस टाइम पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा। नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 होगा, एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट जो टॉर्क है वो अलग अलग हो सकता है, बिकॉज टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास है PE sin थीटा। ओके, नाउ वी विल डू वन मोर पार्ट हेयर। अब यहीं पर हम एक और चीज को देखेंगे, वो क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज ओरिजिन या फिर सेंटर आप इसको कह सकते हैं। दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली, कितना डिस्टेंस है ये, 2a डिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता है कि ये तो इसकी जनरल पोजीशन थी, हमें पता है इफ अगर थीटा 0 है, अब थीटा क्या एंगल है, ये एंगल है। डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, वी नो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वो दोनों तरह से इक्विलिब्रियम में है। उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है, F नेट इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क भी 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 होने का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों तरह से वो इक्विलिब्रियम में है। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे हमने उसको डिस्टर्ब किया, ओरिजिनल पोजीशन उसकी वही थी जब थीटा 0 है। अब लेट्स से कि हमने उसको डिस्टर्ब किया, कुछ ऐसे कर दिया, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, इस पर इस डायरेक्शन में, इस पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स एक्ट करेगा, बट नेट फोर्स विल बी 0। तो वो दोनों फोर्सेस क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, और वो नेट टॉर्क हमें पता है, टॉर्क नेट, ठीक है, यहाँ पर लिख दें ऑन डिस्टर्बिंग, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन डिस्टर्बिंग। ये जो सिचुएशन है हम कब डिस्कस कर रहे हैं, ओके, ये जो चीज़ है ये हमें पता है कि जब थीटा 0 होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन जब हम डिस्टर्ब करेंगे तब हमें पता है नेट टॉर्क किसके इक्वल आने वाला है, वही PE sin थीटा, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, हमने उसको डिस्टर्ब किया, इस तरह से डिस्टर्ब किया, तो वो जो डाइपोल है वो वापस आना चाहता है, तो हमने तो उसको इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया और वो वापस आना चाहता है, सो यानी कि वो ऑपोजिट आना चाहता है। तो व्हाट आई विल राइट, नेट टॉर्क माइनस PE sin थीटा, ओके, वो ऑपोजिट आना चाहता है। नाउ टॉर्क, अगर आपको फॉर्मूला याद हो रोटेशनल मैकेनिक्स से क्लास 11 से, ठीक है, आई होप होना ही चाहिए। तो टॉर्क क्या होता है, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने पढ़ा था कि रोटेशन में जैसे हम जाते हैं मास को हम रिप्लेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से I, राइट, और जो एक्सेलरेशन थी वो क्या हो जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाती है। तो नेट टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, I मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा से, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पर क्या है माइनस PE sin थीटा, ठीक है। नाउ लेट्स से कि जो हमने डिस्टर्ब किया, अब हम हमेशा यही कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, ऐसा नहीं उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, तो ये जो थीटा है ना ये एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। लेट्स से इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को
साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा। जब थीटा बहुत कम होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई, नेगेटिव साइन के साथ ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ में, ठीक है। सो दिस इज थीटा। नाउ वी विल कैलकुलेट थीटा अपॉन अल्फा, थीटा बाय अल्फा। अगर आप देखते हैं थीटा बाय अल्फा, अल्फा को मैं नीचे लेकर जाऊंगा, आई अपॉन में पी ई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन पी ई, ये जो चीज़ है रह जाती है थीटा बाय अल्फा। अब आप सोच रहे हैं हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, थीटा बाय अल्फा हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं। देखिए जब हमने इसे डिस्टर्ब किया तो हमें पता वो स्टेबल पोजीशन पर, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आना चाहेगा, है ना। तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने तो इसको डिस्टर्ब किया ऐसे, लेकिन टॉर्क लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसको वापस ले आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक जाएगी? वो जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक जाएगी? नहीं, ड्यू टू इनर्शिया हम जानते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, राइट। लेकिन वो इधर भी नहीं रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस डायरेक्शन में वो जाती ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब वो डिस्टर्ब की जा रही है तो वो वापस आना चाहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोबारा से नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा डाइपोल था, हमने डिस्टर्ब किया, ऐसे गया वो वापस आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकेगा ड्यू टू इनर्शिया, तो वो अपनी दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर से स्टॉप करेगा और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज योर डाइपोल, ठीक है। ये एक इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, हमने उसे डिस्टर्ब किया, वापस आएगा, इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा, वापस जाएगा, और इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑब्वियसली डाइपोल इस सिचुएशन में, कोई भी चीज जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और आप उसको डिस्टर्ब करते हो, है ना, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हमें यही समझ में आता है, ये बॉल है, यहाँ पर एक मास है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, इस पोजीशन पर हमने डिस्टर्ब किया, वो वापस आता है, ठीक है, वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर वो वापस आता है और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। आइडियल केस में वो हमेशा ऑसिलेट करता ही रहेगा। तो सिमिलरली एक डाइपोल भी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, और जब हमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है, टाइम पीरियड t, तो वो किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड 2 पाई। अब अंदर क्या आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो भी क्लास 11 के लास्ट चैप्टर से ये हमने उसके अंदर किया है ना। जब कोई चीज रोटेट कर रही है, वैसे तो यहां पर क्या आता है, x अपॉन में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन a, राइट। x क्या होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में उसकी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कैसी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स थीटा, दैट मीन्स थीटा। एक्सेलरेशन भी उसकी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी, कौन सी एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, यानी कि अल्फा। सो यहां पर हम x अपॉन a नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट थीटा अपॉन अल्फा, ओके। सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि ये जो हम कर रहे हैं सब कुछ क्यों कर रहे हैं, थीटा अपॉन में अल्फा, ये हमने रेशो निकाली क्यों है, दैट इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय में पी ई, ओके, ये इसके इक्वल है। सो ये हमने इसीलिए कैलकुलेट किया ताकि हम टाइम पीरियड जो है लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा। नाउ आई एम राइटिंग द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, स्क्वायर रूट में आएगा थीटा अपॉन अल्फा, और थीटा बाय अल्फा की रेशो हमें पता है आई अपॉन पी ई, और ये हम अप्रोक्सीमेशन मान चुके हैं। ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, अजम्पशन है हमारी कि जो थीटा है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, तभी हम ऐसा साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो स्मॉल ऑसिलेशन है तब हम कर सकते हैं। सो 2 पाई अपॉन थीटा बाय अल्फा की जो रेशियो है वो आई है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिवाइडेड बाय में P डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ऑल राइट, सो ये अपने आप में एक क्वेश्चन की तरह है। ये पार्ट जो हमने सॉल्व किया है ये आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज वी आर यूजिंग जो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। कोई भी चीज़ अगर ऑसिलेट करती है तो आप इसको एक स्पेशल केस तो ये है ही, बट एक क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। स्पेशल केस में तो हमने ये समझ लिया कि जब थीटा 0 होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही चीज़ें वहाँ पर 0 होंगी। लेकिन अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं ऑन डिस्टर्बिंग, वो क्या कर देगी, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी और हम वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सब जो डेरिवेशन कह सकते हैं हमने की, नेट टॉर्क देखा, टॉर्क को लिखा हम I इंटू अल्फा और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया थीटा बाय अल्फा की रेशो को। ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है, टाइम पीरियड कुछ ये होगा। हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड कब वेरी करेगा, है ना, इस पे जो ऑसिलेशन होगी उसका टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, बेसिकली मासेस पर और इस डिस्टेंस r पर, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा। डाइपोल मोमेंट P किस पर डिपेंड करता है, चार्जेस पर और डिस्टेंस यानी कि उनके बीच में सेपरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इनमें से अगर किसी भी क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं I, P या फिर E, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा। इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टू स्पेशल केसेस। क्योंकि हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 0, हमने एक किया। नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई। हमें पता है कि दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अगर हमारा डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तब तो थीटा 0 के इक्वल है, राइट, जो हम कर चुके हैं सॉल्व। लेकिन अगर हमारा डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ओके, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहां कर दूं, पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ले आऊं, कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन डाइपोल मोमेंट हो गया P वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी उस डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूं दोनों के बीच में एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री यानी कि पाई। ठीक है, नेट फोर्स यहां पर भी कितना होगा, 0 ही होगा, F नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। एक चीज हमें समझ आ गई। नेट टॉर्क अगर आप देखते हैं तो देखो टॉर्क के फॉर्मूले में क्या था, P डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड से और साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री पर 0 होता है। सो आई कैन राइट नेट टॉर्क इज ऑल्सो 0। तो कह सकता हूं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, वो रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में है, बट this time equilibrium is unstable. This is very important. This time equilibrium is unstable. Okay, unstable क्यों होगा, अब देखिए। Now this is positive charge, this is negative charge. अगर मैं इसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता हूं, लेट से कुछ इस तरह से हमने किया, ठीक है, ये कर दिया। Now this is positive, this is negative. तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन फील्ड की है। अब आप खुद ही सोचो, ये दोनों जो फोर्सेस हैं क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे पूरा। हमने तो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, ये पूरा ही रोटेट हो गया, अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ रहा, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया वहीं भाग गया। सो दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनली भी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम में है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछी जाएगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। All right. Third special case is when theta is equal to pi by 2, यानी कि 90 डिग्री। तो देखो जब 90 डिग्री होगा तब कोई ऐसे स्पेशल चीज होने नहीं वाली है, ऑब्वियसली। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन आई एम ड्रॉइंग, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैं क्या करूंगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई P वेक्टर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल थीटा इज 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में,
ऑलराइट। और अगर आप देखते हैं डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, जितना डाइपोल की लेंथ है, यानी कि 2a। सो इस सिचुएशन में देखो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल कर जाएंगे। सो नेट फोर्स के बारे में तो आपने सोचना ही नहीं, वो तो हमेशा ही जीरो होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहां पर नेट टॉर्क जो है ना, इस सिचुएशन में वो मैक्सिमम होगा। टॉर्क यहां पर जीरो नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है P को इलेक्ट्रिक फील्ड E से, और साइन ये जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस साइन 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क के फॉर्मूले में क्या होगा, P E और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहां पर टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, सो नाउ वी आर डन विद ऑल दीज थ्री केसेस ऑफ डाइपोल। जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, हम कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और हम कैसे देखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट, दैट इज बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, अगर आप इसको देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। लेकिन ये एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ दो ही सिचुएशंस के लिए गिवन है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर ये कैसे दिया गया है कि यही दो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जब हमारा जो डाइपोल है वो किसी एंगल पर नहीं है, डाइपोल इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हेयर इट इज नेगेटिव चार्ज, हेयर इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, एंगल इज जीरो। नाउ इन दिस सिचुएशन मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कह सकता, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, लेस। मैं ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख सकता हूं, E1 और E2 हम वो यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, सो हेयर लेट्स से एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, और हम ये मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। सो जो E2 है वो E1 से बड़ा होगा, दैट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से इस पोजीशन पर इस पोजीशन से ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज पर अगर आप देखते हैं तो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, सही बात है। तो चार्ज Q मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से। ओके, नेगेटिव चार्ज पर जो फील्ड फोर्स लगता है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो आई विल राइट -Q, चार्ज तो देखो सेम ही है क्योंकि डाइपोल की हम बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से। क्लियर है। नाउ वी विल सी नेट फोर्स। अगर आप नेट फोर्स देखते हैं तो वो होगा ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, ठीक है। सो दिस इज QE2 माइनस QE1। क्लियर है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये है नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों को हमने ऐड कर दिया। चार्ज Q आपका कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम E2 माइनस E1। अब जितना भी ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 1, ये डिफरेंस ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, ये डिफरेंस कुछ तो होगा, जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स भी जो है हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉन जीरो ही आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। जीरो के इक्वल कब आएगा, जब ये दोनों फील्ड बराबर हो, और अगर फील्ड इक्वल हो गए तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहा ही नहीं। ओके, सो दिस नेट फोर्स नाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये चार्ज ऐसे ही रखा रहेगा। जब नेट फोर्स जीरो था तो हमने कहा था वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा वो, अब इस सिचुएशन में ऑब्वियसली राइट साइड में जो फोर्स है वो ज्यादा है लेफ्ट साइड वाले फोर्स से, तो ऑब्वियसली डाइपोल क्या होगा, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा, आगे आगे ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज राइट डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है,
लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स कम है, सो डाइपोल विल ट्रांसलेट, डाइपोल विल ट्रांसलेट ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको ये भी दे दिया जाए कि वो कुछ एंगल बना रहा है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि दोनों के बीच का एंगल जो है, सॉरी, नेट फोर्स जीरो आएगा ही नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है ही नहीं, साथ के साथ में टॉर्क भी आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में एटलीस्ट टॉर्क नहीं है। टॉर्क क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप दोनों फोर्सेस को देखें, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तो ये एक ही लाइन के अलोंग है ना, ये कनेक्ट हो जा रही है, ये एक ही लाइन के अलोंग है। सो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन नेट टॉर्क इज जीरो, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। सो डाइपोल ट्रांसलेट होना स्टार्ट कर देगा, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में ट्रांसलेट होगा। ओके, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही आपका जो हम लिखे जा रहे थे बार बार नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। तब हम ऐसा नहीं लिख सकते ऑब्वियसली। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइपोल आई गेस। नाउ वी आर डन विद ऑल ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने अपनी तरफ से सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर हमने गॉस लॉ को पढ़ा, गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, फिर हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, एंड देन वी केम ऑन टू दिस टॉपिक डाइपोल। ओके, तो डाइपोल का भी हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है और डाइपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So in next 2 lectures we will try to cover as many possible numericals of NCERT textbook, back exercise and NCERT exemplar as well. Okay, तो हम दोनों बुक से कोशिश करेंगे एक लेक्चर में हम NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू।